हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपीपीसीएस आरओ ईआरओ री एग्जाम के लिए हम लोग मेक आईएएस संस्थान का जो टेस्ट सीरीज है उसको कवर कर रहे हैं। अच्छा टेस्ट सीरीज है, आप लोग कवर करते चलिए सब्जेक्ट वाइज। एग्जाम कब होगा लग रहा होगा अभी बहुत टाइम है, लेकिन ऐसा कुछ अभी नहीं है। यदि आप सारे सब्जेक्ट को सेक्रीफाइस करें, सेग्रीगेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास समय बहुत कम है। आपको लगे रहना यदि आपको सचिवालय में बैठना है तो। बाकी यदि हवाई करना है तो आप अपने हिसाब से डील करिए अपने आप को। टेलीग्राम चैनल @UPPCS किंगडम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर कौन सा टेस्ट के सब्जेक्ट से संबंधित होगा आपको मिलता रहेगा। आप उसको तैयार करते टेस्ट को जो है करते रहिए, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, ताकि एग्जाम में आप जो है 90 से 100 जो क्वेश्चन है जीएस के वो अच्छे से करके आएँ। टारगेट आप लेकर के चलिए, सिलेक्शन लेना है इस कॉम्पिटिटिव ज़माने में तो आपको कम से 100 प्रश्न आप टारगेट रखिए कि किसी भी हाल में 100 से कम नहीं आना है। और हिंदी में गिरते गिरते आपको 50 से कम नहीं आना, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा आपके अलावा। तो आप ही हैं वो जो अपने आप को सिलेक्शन दिलवा सकते। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटी से संबंधित आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे और हिंदी से विलोम शब्द के 20 प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने है। भारतीय संविधान की प्रमुख समितियां दे रखी हैं और उस समिति की संबंधित अध्यक्ष यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है और बताना है सही उत्तर आपको कौन सा होगा। पहला है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति की अध्यक्ष कौन? डॉक्टर VR अम्बेडकर। जहाँ पर संघ होगा वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू लगाइए। प्रांतीय संविधान समिति की बात की गई तो वल्लभ भाई पटेल। और प्रक्रिया नियम समिति की अगर बात करेंगे या झंडा समिति तो ये होंगे आपकी राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ए का 3 है और बी का 1 है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। संविधान सभा की प्रमुख समितियों के संदर्भ में, और आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि जो मौलिक अधिकारों संबंधित जो उप समिति रही है उसकी अध्यक्ष यहाँ पर HC मुखर्जी को बताया गया है। तो मौलिक अधिकार से संबंधित जो उप समिति रही उसकी अध्यक्ष थे JB कृपलानी, न कि HC मुखर्जी। कौन था? JB कृपलानी। तो JB कृपलानी होता तब सही होता, इसलिए गलत है। दूसरा है कि बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र यानी असम के अलावा जो उप समिति के अध्यक्ष रहे हैं वो कौन थे? यहाँ पर गोपीनाथ बारदोलाई को बताया गया है, जो कि यहाँ पर आपका गलत ये भी है आपका, क्योंकि जो गोपीनाथ रहे हैं ये गोपीनाथ ये उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत उप समिति संबंधी। असम के अलावा जो रही समिति बनी थी बहिष्कृत और आंशिक रूप से वो थे AB ठक्कर। कौन थे दोस्त? AB ठक्कर। तो AB ठक्कर होता तब ये सही होता है, इसलिए ये भी आपका गलत है, AB ठक्कर। तो ना तो एक सही है और ना दो। ऑप्शन यहाँ C राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है। संविधान सभा की समितियां दे रखी हैं और उनकी अध्यक्ष, यहाँ पर मिलान करना है और आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही कथन होगा। तो सही कूट आपका आंसर बताना है। जैसे कि वित्त एवं स्टाफ समिति है, तो संविधान सभा की जो वित्त एवं स्टाफ समिति रही है उसकी अध्यक्ष, तो उसकी अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा यानी राष्ट्रीय ध्वज पर जो तदर्थ समिति रही है तो इसके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद का काम हो गया। शाख समिति है और सदन समिति है, तो शाख समिति रहे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और सदन समिति के B पट्टाभिसीता रमैया। तो राइट आंसर ए का यहाँ पर 1 होगा और डी का यहाँ पर 2 होगा। तो ए का 1 है और डी का 2 होगा। तो ए का 1 डी का 2 यहाँ पर आपको कहीं भी दिखने को नहीं मिल रहा है, तो राजेंद्र प्रसाद को थोड़ा आप चेंज कर दीजिए। यहाँ पर ए का 2 कर लीजिए और डी का अगर आप 1 कर लेते क्योंकि वही व्यक्ति है तो तब भी आपका यहाँ पर आपका मिल जाएगा। तो इस तरह आप मिला लीजिए। तो ए का यहाँ पर अगर 2 कर लें और डी का 1 कर लें और सी का यहाँ पर 4 हो ही जा रहा है और बी का 3, तो यही राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर है 4। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सत्य होगा। तो युग्म दे रखे हैं यहाँ पर, समितियां हैं और उनके अध्यक्ष बताए गए हैं। जैसे कि व्यवसाय का आदेश समिति, तो संविधान सभा संबंधित जो व्यवसाय का आदेश समिति रही इसके अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर डॉक्टर KM मुंशी को बताया गया, जो कि बिल्कुल सही है। संविधान सभा के कार्यों पर जो समिति रही उसकी अध्यक्ष कौन? तो उसकी अध्यक्ष कौन थे? उसकी अध्यक्ष GB मावलंकर। ये कथन भी आपका दूसरा जो सही है सुमेलित। सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति जो बनी थी, सर्वोच्च न्यायालय पर जो तदर्थ समिति रही इसकी अध्यक्ष कौन थे? तो इसकी अध्यक्ष थे H वरदाचारी। कौन थे दोस्त? H वरदाचारी। H वरदाचारी। तो ये थे
तो ये आपका यहाँ पर क्या है, गलत दिया है, नलिनी रंजन को बताया गया है। तो ये कथन आप जो दिया है सुमेलित गलत है। प्रेस दीर्घा समिति, इसकी अध्यक्ष यहाँ पर जो है बताया गया है किसको, उषानाथ सेन, तो ये भी आपका सही है। तो एक सही है, 2 4, यानी 3 यहाँ पर आपको युग्म सही देखने को मिल रहे हैं, पहला, दूसरा और चौथा। तो 3 युग्म यहाँ पर सही होंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। 5वां प्रश्न है कि वे सभी नियम जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सार्वभौम शक्ति के वितरण या कार्यान्वयन को प्रभावित करती हैं, उस राज्य का संविधान निर्मित करती हैं, उपयुक्त कथन है किसका। तो किसने कहा था कि वे सभी नियम जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सार्वभौम शक्ति के वितरण या कार्यान्वयन को प्रभावित करती हैं, उस राज्य का संविधान निर्मित करती हैं। तो ये कथन है किसका, राइट आंसर यहाँ पर बनेगा डाइसी का। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। तो डाइसी के अनुसार क्या है कि वे सभी नियम जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सार्वभौम शक्ति के वितरण या कार्यान्वयन को प्रभावित करती हैं, उस राज्य का संविधान निर्मित करती हैं। लास्की का क्या कहना रहा है, तो लास्की का कहना था कि नियमों का वह भाग जो निर्धारित करता है कि नियम कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बदले जाते हैं और कौन उसको बनाने वाले हैं, उन्हें राज्य का संविधान कहा जाता है। वहीं पर गिलक्राइस्ट के अनुसार, यानी गिलक्राइस्ट क्या कहते थे कि संविधान उन सभी लिखित या अलिखित नियमों या कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था संगठित की जाती है। शासन के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा किया जाता है और उन सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है जिसके आधार पर इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर ब्राइस का क्या कहना रहा, तो ब्राइस का कहना था कि संविधान उन निर्धारित नियमों की व्यवस्था है जो सरकार की कार्यविधि को संचालित तथा निर्देशित करते हैं। तो यह कथन है किसका, डायसी का। 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से सही हैं यहाँ पर आपको बताना है। कठोर संविधान का अर्थ है कि उसके संशोधन के लिए विशेष प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। तो कठोर संविधान का मतलब क्या है कि संशोधन के लिए विशेष प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। वहीं पर जो लचीला संविधान होता है जिसमें संशोधन जो है वो सरलता से किया जा सकता है, तो लचीला संविधान होगा। और भारत का जो संविधान है ना तो वो अति कठोर है और ना ही लचीला है, बल्कि दोनों का क्या है, मिश्रण है, संश्लेषण है। तो भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है, बल्कि दोनों का संश्लेषण है। तो राइट आंसर यहाँ पर दोनों की दोनों जो बातें हैं बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बनेगा, दोनों कथन सही हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से किसी देश के संविधान के कार्य हैं, तो कौन सा किसी देश के संविधान के कार्य हैं, यहाँ पर दिए गए हैं 3, आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। पहला दिया है कि सरकार के उद्देश्यों को स्पष्ट करना है, शासन की संरचना को स्पष्ट करना, राज्य को वैचारिक समर्थन और वैधता प्रदान करना। सभी की सभी बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन से किसी संविधान की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण के प्रकार हैं। संविधान की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण का प्रकार, पहला लिखा हुआ है विकसित संविधान। किसी संविधान की उत्पत्ति के आधार पर पूछा गया है, तो उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण का जो प्रकार होगा वो विकसित संविधान होगा और निर्मित संविधान होगा। तो उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण जो संविधान का है वो विकसित और निर्मित है। वहीं पर प्रथाओं और कानून के अनुपात के आधार पर अगर वर्गीकरण पूछा जाए तो लिखित हो सकता है और अलिखित हो सकता है। संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर वर्गीकरण पूछा जाए तो लचीला हो सकता है, कठोर संविधान हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर 1 और 4 है, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब बन जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि अलिखित संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो लिखित और अलिखित जो संविधान है, प्रथाओं और कानून के अनुपात के आधार पर संविधान का वर्गीकरण किया जाता है। तो अलिखित की बात की गई है, तो अलिखित संविधान किसे कहते हैं, तो उस संविधान को कहते हैं जिसका जो अधिकांश भाग है वह अलिखित होता है। जो अलिखित संविधान है, इस संविधान का जो निर्माण है किसी व्यक्ति अथवा संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नहीं किया जाता है। इससे जो संविधान होते हैं वो निरंतर विकास के परिणाम होते हैं। इसके विकास में परंपरागत जो परंपरा है, न्यायालय द्वारा जो दिए गए निर्णय हैं, उनका योगदान महत्वपूर्ण होता है। इस संविधान में शासन के विभिन्न जो अंग हैं, पारस्परिक संबंधों का निर्धारण परंपराओं द्वारा होता है। तो पहला कथन दिया है किसी परिवर्तनशील या नमनीय संविधान भी कहते हैं, तो ये आपका गलत होगा। परिवर्तनशील या नमनीय यानी कि आप लचीला संविधान कह सकते हैं, ये गलत हो गया, अलिखित नहीं। यह संविधान निरंतर विकास का परिणाम होता है, बिल्कुल सही है। इस संविधान में शासन के विभिन्न अंगों के पारंपरिक संबंधों का निर्धारण परंपराओं द्वारा होता है। तो 2 और 3 यहाँ पर आपका सही है, तो 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन है आपका सी सही जवाब बन जाएगा।
अगला प्रश्न है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। कोड से सही उत्तर आपको चुनना है। कथन क्या है दोस्त कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह कथन आपका बिल्कुल सही है। कारण बताया गया है क्योंकि भारत की संविधान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रशासन सेवाओं और निर्वाचन इत्यादि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा कि कथन और कारण दोनों सही है और कथन का सही स्पष्टीकरण कारण आर है। क्योंकि जो भारतीय संविधान ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उस समय जब मूल संविधान रहा है तो 22 भाग रहे, 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 आर्टिकल हैं। काउंटिंग के हिसाब से लगभग 450 बन जाएंगे आर्टिकल्स ए बी करके। और जो भारतीय संविधान में संशोधन किया गया बार बार, तो इसी के साथ इसमें बहुत सारी अभिवृद्धि होती गई और भारत की संविधान में केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या प्रशासन सेवा संबंधी जो भी हैं, निर्वाचन इत्यादि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। तो ये लिखित संविधान की बातें हैं। निर्मित संविधान क्या होता है? तो निर्मित संविधान वे संविधान होते हैं जिनको निश्चित समय पर एक निश्चित संविधान सभा द्वारा निर्मित या लेखबद्ध किया जाता है। विकसित संविधान, तो विकसित यानी कि वह संविधान जिनका निर्माण किसी निश्चित संविधान सभा द्वारा नहीं किया जाता है, वह लंबे राजनीतिक विकास का परिणाम होते हैं। जैसे कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो विकसित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जबकि जो निर्मित संविधान अमेरिका का संविधान जो कि निर्मित संविधान का पहला उदाहरण है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं। तो भारतीय जो संविधान है अपना, ये विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान है। तो लगभग 11 कंट्री हो गए। भारत शासन जो अधिनियम है, सरकार अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा प्रोविजन लिए गए हैं। तो विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। तो ये आपका विशेषता है भारतीय संविधान की। दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि संसदीय जो संप्रभुता है और न्याय की सर्वोच्चता है। तो सर्वोच्च जो न्यायालय है, सर्वोच्चता तो है ही, न्यायिक संसदीय जो है आपका स्वरूप है सरकार का। तो ये आपकी बातें बिल्कुल सही है। दूसरा भी आपका सही हो जाता है विशेषता में, सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप है। तो सरकार का यहाँ पर अध्यक्षात्मक स्वरूप नहीं है, जबकि संसदीय स्वरूप आपको देखने को मिलता है। तो ये कथन आपका गलत हो रहा है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। तो 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर है। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की विशाल आकार में योगदान करने वाला कारक है। तो जो भारतीय संविधान है ये बहुत बड़ा संविधान है, आकार बहुत बड़ा है। तो इसका जो योगदान है बड़ा होने का, ये क्या क्या कारक हो सकते हैं। तो देश की विशालता और इसकी विविधता, तो ये आपका सही है। देश की विशालता और इसकी विविधता के कारण जो है भारतीय संविधान में बहुत सारी बातें कही गई हैं, क्योंकि इसके कारक हो सकते हैं। और केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान है। तो आप जानते हो केंद्र और राज्य दोनों का एक ही संविधान है, भारत का एक ही संविधान है। तीसरा है कि जो संविधान सभा रही इसमें कानूनी दिग्गजों का प्रभुत्व रहा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो तीनों की तीनों जो बातें हैं बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन यहाँ पर ये राइट आंसर बन जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं या विशेषता है। भारतीय संविधान की जो संघात्मक विशेषताएं हैं कौन सी है। तो जो भारत का संविधान है सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है। इसमें एक संघ की सभी सामान्य विशेषताएं शामिल होती हैं, जैसे कि 2 सरकारें हो गई है ना, शक्तियों का विभाजन है, लिखित संविधान है अपना, संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की कठोरता है, लचीलता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय, ये सब बातें हैं। हालांकि जो अपना भारतीय संविधान है इसमें बड़ी संख्या में एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं भी शामिल हैं, जैसे कि एक मजबूत केंद्र, एकल संविधान है, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एकीकृत न्यायपालिकाएं हैं। तो यहाँ पर आपको बात करना है कि विशेषताएं कौन सी होंगी। संघात्मक विशेषता, तो सरकार की जो संघीय प्रणाली स्थापित करता है भारतीय संविधान, इसमें एक संघ की सामान्य विशेषताएं, 2 सरकारें हैं, लिखित संविधान का होना और संविधान की सर्वोच्चता है। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित बातें होंगी। 1 और 3 राइट आंसर बनेगा। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है और दूसरा कारण आर है। कथन है कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी न्यायिक समीक्षा शक्ति का दायरा संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है। तो जुडिशियल रिव्यू वहाँ से तो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, लेकिन अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की देखोगे तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति प्रणाली है, जबकि भारत में क्या है, सरकार की जो है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को चुना गया है। तो राज्य अमेरिका की तुलना में क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, इसका जो दायरा है US 6 की तुलना में संकीर्ण है। कारण ये है कि अमेरिका की जो अमेरिकी संविधान है वो भारतीय संविधान
कि अनुच्छेद 21 में निहित कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर कानून की उचित प्रक्रिया प्रदान करता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही होगा। यहाँ पर कथन दिया है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में दोहरी राज्य व्यवस्था प्रदान की गई थी, मूल रूप से। तो पहली जो बात लिखी है ये बात बिल्कुल आपको सही दिख रही है, क्योंकि भारत का जो संविधान रहा है, मूल संविधान, दोहरी राज्य व्यवस्था प्रदान की गई थी। और जैसे कि इसमें केंद्र और राज्यों के जो संगठन और शक्तियों के संबंध में जो है वो प्रावधान थे। बाद में भी 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन होता है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज और म्यूनिसिपालिटी से संबंधित है, तो इस संविधान संशोधन ने जो सरकार के जो तीसरे स्तर, तो दोहरी की जगह क्या हो गया, केंद्र राज्य के अलावा जो है स्थानीय सरकार को भी क्या है जोड़ दिया गया। तो मूल रूप से दो ही थे, केंद्र और राज्य, फिर बाद में स्थानीय स्वशासन को भी जोड़ा गया, स्थानीय सरकार को, जो कि आपका पंचायती राज है, म्यूनिसिपालिटी वगैरह है। तो ये आप कह सकते हैं कि पहला आपका कथन सही है। 73-74 संविधान के बाद जो है त्रिस्तरीय हो गया। दूसरा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था का प्रावधान है, बात बिल्कुल सही है। तो दोनों की दोनों बातें सत्य हैं, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन से ग्रहण किए गए हैं। तो ब्रिटेन से कौन कौन से जो है प्रोविज़न है जो कि ग्रहण किए गए भारतीय संविधान में। प्रस्तावना में जो न्यायिक आदर्श दिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो ये यूएसएसआर से लिए गए हैं, यानी आपका जो पूर्व सोवियत संघ है। विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया आपकी कहाँ से है, ये आपकी ब्रिटेन से है विधि निर्माण प्रक्रिया। सिंगल जो सिटीजनशिप है ये भी आपका ब्रिटेन से है। संसदीय शासन हो गया है ना, विधि का शासन, संसदीय शासन, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया है, ये सभी आपकी ब्रिटेन से है। मौलिक कर्तव्य आपका बाद में जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्य आपका कहाँ से लिया गया है, ये भी आपका सोवियत संघ यूएसएसआर से है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 और 3 ही आपका ब्रिटेन से है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में फ्रांस से ग्रहण किए गए हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात की जाए तो ये आपका आयरलैंड से है, आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो ये भी आपका आयरलैंड से ही है, आयरलैंड से। गणतांत्रिक व्यवस्था, तो गणतांत्रिक व्यवस्था भी आपका कहाँ से है, फ्रांस से। ठीक है, तो ये फ्रांस से पूछा है तो फ्रांस से हो गया। स्वतंत्रता है, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ये सभी बातें आपकी फ्रांस से हैं। तो यहाँ पर आपका फ्रांस, तो 3 और 4 यानी राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब है। 18 नंबर प्रश्न है और आपको भारतीय संविधान द्वारा ग्रहण किए गए प्रावधान दिए गए हैं, संबंधित देश आपसे मिलान करना है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो समवर्ती सूची के लिए आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। आपातकालीन उपबंध दिया है तो ये आपका जर्मनी होगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया है तो दक्षिण अफ्रीका है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है तो ये आपका है जापान से। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। ए का यहाँ पर क्या होगा दोस्त, 4 होगा, बी का यहाँ पर होगा 3, सी का यहाँ पर होगा संशोधन प्रक्रिया 2 और डी का होगा 1। तो 4 3 2 1 आपका राइट आंसर होगा, 4 3 2 1 यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा सही होगा। पहला है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। तो संसद यानी ज्वाइंट सेशन की जो प्रोविज़न है आपका वो ऑस्ट्रेलिया की संविधान से है, संयुक्त बैठक दोनों सदनों की जो होती है, तो ये आपका पहला आपका यहाँ पर सही है। दूसरा देखते हैं कि भारतीय संविधान में उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है इसका प्रावधान वाइमर संविधान से लिया गया है, जर्मनी वीवर। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है जहाँ से आपका संविधान संशोधन प्रावधान भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, तो ये आपका कहाँ से होगा, दक्षिण अफ्रीका से, ना कि वीमर संविधान से। तो यहाँ पर आपका केवल और केवल एक सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, कथन और कारण, सही कूट का उत्तर चुनना है। कथन दिया है कि आलोचकों द्वारा भारतीय संविधान को उधार का थैली भी कहा जाता है। तो उधार का थैला जो है वो भारतीय संविधान, जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि जो भारतीय संविधान ये उधार का थैला है। और इसका कारण ये है कि इसे बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग देशों की संविधान की सहायता ली गई थी। तो कथन और कारण दोनों सही है और कथन का सही स्पष्टीकरण आर यानी कारण है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है, सी सही जवाब। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में
कनाडा से ग्रहण किए गए हैं, कनाडा से। पहला दिया है कि अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास होना, बिल्कुल सही है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की बात की गई है, ये भी आपका सही है। फेडरल स्ट्रक्चर, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णयन जो दिया गया, यह कथन भी आपका बिल्कुल सत्य है। अगला है न्यायालय में जो रिट है, इससे संबंधित जो प्रावधान है, ये भी आपके कनाडा से ग्रहण किए गए हैं, तो यह कथन भी आपका बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से दोस्त, ब्रिटेन से। तो ये आपका सत्य कथन नहीं होगा, तो यहाँ पर चौथा को छोड़ दो, बाकी सभी हैं 1 2 3। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शासन की संसदीय व्यवस्था की सीमाएं हैं, लिमिटेशन कौन कौन सी हैं संसदीय व्यवस्था की। तो सबसे पहली बात तो आप जानते हो, जो अनुभवहीन है वो भी संसदीय व्यवस्था की जो है हकदार हो, कि अनुभवहीन व्यक्तियों द्वारा जो शासन चलाया जाना है, नीतियों में निरंतरता का जो अभाव होना, अनुभवहीन व्यक्तियों द्वारा शासन हो गया, एक अस्थायी सरकार का होना, ये भी आपका लिमिटेशन ही समझो आप, संसदीय सरकार अस्थायी सरकार का होना, कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका, इनकी मध्य शक्तियों का जो स्पष्ट विभाजन का ना होना, ये भी सब बातें हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों बातें बिल्कुल क्या है आपकी सत्य है, तो ये और भी आपका दोनों सही जवाब बन जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश ने शासन की अर्ध संसदीय या अर्ध अध्यात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। अब जैसे अपने भारत में देखेंगे तो भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका में तो अध्यात्मक है। यहाँ पर जो है ब्रिटेन की अगर बात करोगे तो ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है, आपका संसदीय शासन है। जर्मनी की अगर बात करोगे तो जर्मनी में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अमेरिका में अध्यक्षीय है, तो जर्मनी ब्रिटेन नहीं होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका भी नहीं होगा, फ्रांस होगा आपका यहाँ पर, क्योंकि फ्रांस जो है, फ्रांस में संसद की जो शक्तियाँ हैं वो बहुत कम है, तो यहाँ संसद केवल मार्गदर्शक सिद्धांत की जो है वो बन सकता है, तो जबकि जो अन्य क्षेत्र की सरकारें वहाँ पर कानून बनाने की पर्याप्त शक्ति उनको मिली हुई होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही जवाब बन जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही होगा। पहला है कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य सरकार अथवा मंत्रिमंडलों की मनमानी करने से रोकना है एवं सभी नागरिकों को सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध कराना है। तो संविधान का जो मूल अधिकार है उसका उद्देश्य सरकार अथवा मंत्रिमंडलों को मनमानी करने से रोकना एवं सभी नागरिकों को सर्वांगीण विकास उपलब्ध कराना है, बिल्कुल सही है। भारत की संविधान में मौलिक जो अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ग्रहण किया गया है, तो दोनों की दोनों जो बातें बिल्कुल सत्य हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही जवाब बन जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न 25 नंबर है। यहाँ पर भारतीय संविधान के प्रमुख भाग दे रखे हैं सूची 1 में, और सूची 2 में आपको उनसे संबंधित विषय यानी भाग में कौन सा विषय दे रखा है। भाग 10 की बात की जाए तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित तो आपका यहाँ पर प्रोविज़न दिया गया है। भाग 11 है, तो भाग 11 में आपका क्या है, भाग 11 में आपको देखने को मिलता है संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 8 की बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, और भाग 9 में आपका पंचायत से संबंधित है। तो ए का यहाँ पर आपका क्या होगा, ए का हो जाएगा 3, तो ए का यहाँ पर 3 है, और बी का 1 होगा, तो बी का 1 यहाँ पर है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सही जवाब बन जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस की शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में वर्णित है। तो पहला दिया है यहाँ पर, वैसे तृतीय जो सूची आप जानते हो शपथ से संबंधित है, तो तृतीय सूची के अनुसार जो है राष्ट्रपति वो संविधान शपथ नहीं लेते, क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल जो 60 है वो संबंधित है आपका राष्ट्रपति की ओथ से संबंधित, क्योंकि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में जो कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं वे पहले राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यों से निर्वहन की शपथ लेते हैं। शपथ के साथ साथ संविधान की रक्षा, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने की शपथ भी शामिल होती है। तो राष्ट्रपति नहीं होंगे शपथ 3 के अनुसार, यानी प्रारूप यानी तृतीय अनुसूची के अनुसार। भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो तृतीय सूची के अनुसार जो है वो शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात की जाए तो तीसरी अनुसूची के अनुसार ये भी होंगे। तो 2 और 3 यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। 27 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किन या राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। जो 5वीं अनुसूची आप जानते हो वहाँ विभिन्न जो अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है, जबकि 6ठी अनुसूची यहाँ पर पूछा गया है तो 6ठी अनुसूची में AMTM आते हैं, AMTM। तो ए का मतलब यहाँ पर है क्या दोस्त, असम है,
यम से मेघालय है, टी से त्रिपुरा है और यम से क्या होगा, मिजोरम। तो प्रावधान के बारे में जो बात की गई, मेघालय भी सम्मिलित होगा, मिजोरम भी है, त्रिपुरा भी है, अरुणाचल यहाँ पर नहीं होगा। तो 2, 3 और 4 राइट आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची के विषय में सही है। तो कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा आपको बताना है। संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में जो है 3 सूचियाँ दे रखी हैं। एक आपका संघ है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जिनमें जो है केंद्र और राज्य के मध्य विषयों को विभाजन किया जाता है वो है आपका समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाए, वो सब्जेक्ट आपका समवर्ती सूची में होगा। इसके अलावा संघ सूची जो है, जिसमें कि संघ सूची में जो शामिल विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है। राज्य के अंतर्गत जो राज्य सब्जेक्ट हैं उन पर जो है राज्य की जो विधायिका है, राज्य की विधायिका आपातकालीन की अतिरिक्त जो है वो विधायक कानून बनाती है। राज्य सूची पर बचती है जो आपकी समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि शिक्षा की बात की गई है, तो शिक्षा यहाँ पर जो है आपका पहले जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, 1976 में 42वां जो संविधान संशोधन हुआ, उसके अंतर्गत जो है जो शिक्षा है पहले राज्य का विषय हुआ करता था, फिर इसको जो है कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में इसको डाल दिया गया 42वीं संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। तो समवर्ती सूची में आपका शिक्षा आ जाएगा। इसके अलावा वन, क्योंकि वन भी आपका पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था, फिर 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा है, वन है, नाप तौल है, न्याय प्रशासन है, वन्य जीव और उनके पक्षियों का संरक्षण। ये जो सब्जेक्ट हैं इनको जो है राज्य सूची से हटाकर जो है इनको समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। तो वही संबंधित यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ये सभी के सभी जो सब्जेक्ट दे रखे हैं, ये सभी के सभी जो विषय है ये आते हैं आपके समवर्ती सूची में। तो 1, 2, 3 और 4 राइट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा जैसे कि संघ सूची अगर पूछा जाए तो संघ सूची में जैसे कि मुद्रा है, बैंकिंग है ना, परमाणु ऊर्जा है, रक्षा है, रेलवे है। रेलवे अगर रेलवे पुलिस पूछ दिया जाए तो रेलवे पुलिस आपका आता है राज्य के अंतर्गत, लेकिन रेलवे अगर है तो आपका संघ सूची में है। तो ये सभी के सभी राइट आंसर बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही होगा 8वीं अनुसूची से संबंधित। तो 8वीं जो अनुसूची है आप जानते हो संविधान में भाषाओं से संबंधित उल्लेख किया गया, जहाँ पर 22 भाषाएं जो है वो सम्मिलित की गई हैं। जब मूल संविधान रहा है तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में जो है 8 भाषाओं को ऐड किया गया। तो वो 8 भाषाएं कब कब ऐड की गई, जैसे कि जो 21वां संविधान संशोधन होता है, 21वां, तो 21वें के अंतर्गत 21वां संविधान संशोधन कब होता है 1967 में, उसके तहत जो है सिंधी भाषा को ऐड किया गया, सिंधी को। तो ये भाषा संबंधित जो प्रश्न पूछा गया तो वो पिछली बार जो 2021 में हुआ था, रोयारो डिस्प्यूटेड रहा प्रश्न है ना, वो पूछ लिया गया था भाषाओं संबंधित। तो ये 8 भाषाएं 14 मूल रूप से रही हैं, फिर 8 को ऐड किया गया। पहले यहाँ पर जो है 8 में देखेंगे तो सिंधी रही है। 21 के बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ था, तो 71वें संविधान संशोधन 1992 में जो है कितनी भाषाओं को फिर ऐड किया गया, तो 3 भाषाएं फिर ऐड की गई। कौन कौन सी वो 3 रही? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया 71वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये 4 हो गए, फिर 4 बचती हैं। तो 2003 में 92वां संशोधन होता है, 92वें संविधान संशोधन होता है, जहाँ पर 4 और भाषाएं ऐड की जाती हैं। बोडो है, डोगरी है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। तो इस तरह टोटल 22 भाषाएं हो जाती हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में 4 ऐड की गई, पहले 1 फिर 3 फिर 4, तो इस तरह टोटल 22 हैं। तो इस अनुसूची में मूल रूप से 8 भाषाओं को स्थान दिया गया था। तो 8 भाषाएं नहीं 14 भाषाओं को मूल रूप से जो है जोड़ा गया था, बाद में जो है संविधान संशोधन कर करके 8 भाषाएं और ऐड की गई। तो मूल रूप से कितनी 14 रही हैं, ना कि 8, तो पहला गलत हो गया। इस अनुसूची में अंतिम परिवर्तन वर्ष 2011 में किया गया था। तो अंतिम परिवर्तन 92वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, तो 2011 नहीं 2003 होना था। तो यहाँ पर ये सही होता, तो ये भी कथन आपका गलत हो गया। तो कौन सा सही है? ना तो 1 सही और ना ही 2, ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, फिर बाद में संविधान संशोधन के तहत 4 अनुसूचियों को ऐड किया गया। 9वीं अनुसूची जो कि पहला संविधान संशोधन के तहत
उसके बाद 10वीं अनुसूची जो कि 10th शेड्यूल होता है, 52वां संविधान संशोधन। उसके बाद 11वीं अनुसूची जो कि आपका पंचायती राज से संबंधित है, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत 73वें। उसके बाद 12वीं अनुसूची ऐड की जाती है जो कि आपका म्यूनसिपालिटी का है, तो 12वीं अनुसूची हो जाती है 74वें संविधान संशोधन के तहत। तो मूल रूप से 8 अनुसूची थी, बाद में 4 और अनुसूचियों को ऐड करके 12 अनुसूचियाँ हो गई। तो 12वीं अनुसूची में पूछा गया है कि कौन सा सही होगा उससे संबंधित। तो यह अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के तहत जोड़ी गई है। तो यह बात आपको बिल्कुल सही लग रही है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से आपका पंचायती राज और 1 जून 1993 से म्यूनसिपालिटी वाला संविधान संशोधन जो है लागू किया गया था। ये आपका पहला कथन सही है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे। तो स्थानीय स्वशासन यानी कि जो पंचायती राज है वहाँ पर आपको 29 विषय मिलते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों की बात की जाएगी स्थानीय निकाय पर, तो यहाँ पर 18 की बात की गई है, ना कि 29 की। तो इसलिए दूसरा कथन हो गया गलत। पंचायती राज में है 29 सब्जेक्ट, जबकि शहरी स्थानीय निकाय जो है यहाँ पर 18 कार्यात्मक बातों की बात की गई है अनुसूचियों की नगर पालिकाओं में। तो 29 नहीं 18 होता तब सही होता, इसलिए दूसरा कथन गलत है। तो केवल और केवल एक सत्य कथन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा या भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। तो भारत की संविधान में 8वीं अनुसूची जो है कितनी भाषाएं हैं, टोटल 22 भाषाएं हैं। तो उन 22 भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि कश्मीरी है, तो कश्मीरी भाषा है आपकी, बिल्कुल है। गुजराती भी है, नेपाली भी है और मैथिली भी है। तो चारों की चारों भाषाएं उन 22 भाषाओं में सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। ठीक है, तो असमिया है, उड़िया है, उर्दू है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, गुजराती है, डोंगरी है, तमिल है, तेलुगु है, नेपाली है, पंजाबी है, बांग्ला है, बोडो है, मणिपुरी है, मराठी है, मलयालम है, मैथिली है, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। 22 भाषाएं हैं टोटल। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन और दूसरा कारण आर है। कथन और कारण को बताकर यहाँ पर आपको पढ़ करके कोड से सही उत्तर आपको चुनना है। कथन है कि शासन की संसदीय व्यवस्था स्थायी सरकार की गारंटी नहीं देती है, और इसका कारण बताया जा रहा है कि एक अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल परिवर्तन या बहुदलीय गठन सरकार को अस्थिर कर सकता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कथन का सही स्पष्टीकरण कारण यहाँ पर बताया गया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर है 33, अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा सही होगा। अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली की बात की गई है। पहला कथन है कि इसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर रहती है। तो यह कथन आपका गलत है, विधायिका पर निर्भर नहीं करती है। इस प्रणाली में जो है वो राष्ट्रपति जो है वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो दूसरा जो कथन दिया है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की जो अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें प्रायः जो राज्य का प्रमुख राष्ट्र अध्यक्ष होता है वो सरकार का भी क्या है अध्यक्ष होता है, कार्यपालिका का भी अध्यक्ष होता है, जैसे कि अमेरिका का है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा केवल और केवल यहाँ पर 2 सही जवाब है, यानी ऑप्शन ही राइट आंसर है। प्रश्न संख्या नंबर 34 है, संसदीय शासन व्यवस्था की बात की जा रही है, जैसे अपने यहाँ भारत में संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस प्रणाली में राज्य का जो मुखिया है तथा सरकार का मुखिया अलग अलग व्यक्ति होते हैं। राज्य यहाँ पर स्टेट यानी अपने भारत की बात की जा रही है, तो राज्य का देखेंगे तो भारत का जो मुखिया राष्ट्र का वो कौन है, राष्ट्रपति है। और सरकार का देखेंगे तो जैसे कि मोदी जी है प्रधानमंत्री, तो सरकार का मुखिया जो है प्रधानमंत्री संसदीय शासन प्रणाली में। दूसरा है कि भारत की जो संसदीय व्यवस्था है इसमें राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। तो ये दोनों बातें आपको बिल्कुल सही लग रही है, जो कि बिल्कुल सत्य है। तो वास्तविक जो शक्ति है आप जानते हो प्रधानमंत्री के पास है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ए और बी दोनों सही बातें हैं। ठीक है, ये बातें हैं। तो संसदीय जो प्रणाली है, प्रधानमंत्री देश की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होता है। हालांकि संविधान में देखोगे तो संविधान के अनुसार राष्ट्र का सर्वोच्च प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक आप देखोगे तो शासन व्यवस्था की जो बागडोर है वो प्रधानमंत्री के हाथों में ही होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा सही होगा। पहला है कि यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है।
तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का रहा, ये बात बिल्कुल सत्य है। और आप जानते हो यूएसए का जो संविधान का निर्माण है वो 1787 ईस्वी में जो है वो हुआ था, और यह विश्व का पहला लिखित संविधान है। ब्रिटिश संविधान की भांति इसका जो क्रमिक विकास नहीं हुआ था, वरन संविधान के जो मूल ढांचे हैं उसका जो है मूल ढांचा, उसके द्वारा इसका एक सम्मेलन रहा है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? फिलाडेल्फिया। तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा जो है इसका निश्चित समय में इसकी जो कृति की गई थी, फिलाडेल्फिया सम्मेलन, यह एक निश्चित समय की कृति है। तो दोनों की दोनों जो बातें बिल्कुल सत्य हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में आयरलैंड से ग्रहण किए गए प्रोविजन है? पहला है, ये आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का जो संबंधित प्रावधान है, तो ये आपका कहाँ से लिया गया है? ये जर्मनी की संविधान से है संबंधित, जर्मनी। तो पहला तो नहीं है आपका, जर्मनी से है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का जो मनोनयन है, ये कहाँ से लिया गया है? यह आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो दूसरा जो कथन है बिल्कुल सत्य है। तो कौन सा सही है? केवल और केवल 2 आंसर यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। दूसरा आपका जैसे कि फंडामेंटल राइट्स यूएसए से है, डीपीएसपी की बात की जाती है, तो डीपीएसपी आपका कहाँ से है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक तत्व है राज्य के, ये भी आपका आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा जो यहाँ पर दिया गया है कि राज्यसभा में जो 12 व्यक्तियों का जो मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, वो भी आपका आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। और जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, जो मनोनयन है राष्ट्रपति द्वारा, वो तो आयरलैंड से है, लेकिन जो चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों का, उससे संबंधित जो प्रावधान लिए गए हैं वो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। और दक्षिण अफ्रीका से आर्टिकल 368 यानी संविधान संशोधन भी जो है आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही प्रभावित है। अगला प्रश्न नंबर है 37, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही होगा। पहला है कि भारत द्वारा न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई है। तो जो जुडिशियल रिव्यू है, आर्टिकल आप जानते हो 137 है, तो ये जुडिशियल रिव्यू यानी कि जो न्यायिक समीक्षा की बात की गई है, ये आपका जो है कहाँ से है? ये यहाँ पर लिखा गया है कनाडा, ये गलत है क्योंकि अमेरिका से लिया है, यूएसए की संविधान से है प्रभावित। दूसरा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायिक समीक्षा को भारत की संविधान की मूल संरचना की सिद्धांत के रूप में वर्णित करता है। तो यह बात आपका बिल्कुल सही है। भाई कोई भी कानून अगर बन रहा है, जुडिशियल रिव्यू होता है कि क्या वो संविधान का जो मूल ढांचा है उसको जो है प्रभावित तो नहीं कर रहा है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का आप पढ़ते हो, 13 सदस्यीय जो संविधान पीठ रहा है। तो ये आपका दूसरा जो कथन लिखा है ये बात बिल्कुल सही है आपकी, ठीक है। तो न्यायिक समीक्षा का जो महत्व होता है आप जानते हो, संविधान की जो सर्वोच्चता है बनाए रखना होता है। विधायिका और कार्यपालिका द्वारा सत्ता की जो संभावित दुरुपयोग है उसकी जांच करने के लिए आवश्यक है न्यायिक समीक्षा। लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए हो गया। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है अभी कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी बात की जाती है। जुडिशियल रिव्यू, तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही होगा? तो केवल और केवल यहाँ पर दूसरा आपका कथन सही है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी आपका सही जवाब बन जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न सूची 1 में जो कि दिया गया है प्रावधान है संविधान में और किस देश से जो है वो ग्रहित किए गए हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है किस देश की संविधान से लिए। जैसे कि आपका यहाँ पर संसद की दोनों सदनों की जो बैठक है, ज्वाइंट सेशन की बात की जा रही है। आर्टिकल इसका आप कौन सा पढ़ते हो? 108 है। तो ज्वाइंट सेशन है, दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है संसद की, कहाँ से लिया गया है? तो ये प्रोविज़न आपको लिया गया है कहाँ से दोस्त? ऑस्ट्रेलिया से। तो ए का हो गया 4। राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है ये कहाँ से प्रभावित है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, तो ये कहाँ से प्रभावित है? तो ये ब्रिटेन में, ब्रिटेन से ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। अब आप मिलान कर लीजिए, ए का यहाँ पर क्या है? 4 है, ए का 4 यहाँ पर बस आपका एलिमिनेट हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका सही जवाब बन जाएगा। 39 नंबर है, भारतीय संविधान की भाग को सूची 2 से सुमेलित आपको करना है। सूची 1 और सूची 2 दे रखा है, कौन से भाग में कौन सा प्रोविजन आपको दिया गया है। संविधान संशोधन की अगर बात करोगे तो संविधान संशोधन है भाग 20 में, आर्टिकल इसका 300 कितना है? 68 है। आपातकालीन उपबंध जो है किस भाग में देखने को मिलता है? तो आपातकालीन में जो है
अपने आप को सताए। 17 यहाँ पर आपका मिल जाएगा। तो ये आपका भाग 17 जो संबंधित है ये भाषा का है। भाग 18 आपका आपातकालीन उपबंध हो जाएगा। आपातकालीन जो उपबंध है वो आपको आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक बात की जाती है। 360 भाषा है तो भाषा भाग 17 है और ये आर्टिकल नंबर 343 से बात करेगा। 343 से लेकर के 351 तक। ट्रिब्यूनल की बात की गई है तो इसके लिए 323 ए और बी ही है। 323 बी ट्रिब्यूनल भाग कौन सा है? 14 ए है, क्योंकि यहाँ पर लोक सेवा आयोग उसके बाद ट्रिब्यूनल है तो ये आपका हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ए का 3 हो गया और बी का हो गया 1 3 1 और इसका हो गया 2, इसका हो गया 4। तो 3 1 2 4, तो 3 1 2 4 आपका राइट आंसर बन जाएगा। 3 1 2 4 3 1 2 4 यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है। तो संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं टोटल। काउंटिंग के हिसाब से करोगे तो काउंटिंग जैसे कि 4 आपका है, आपका DPSP 4A हो जाता है। तो AB को मिलाकर आप देखेंगे तो 25 होंगे टोटल। 9 है, 9A है ना, 9B है। तो आपका 4A हो गया और 9A हो गया, 9B हो गया। तो ये 3 और हो जाएंगे तो 22 3 25। काउंटिंग के हिसाब से आप देखोगे तो 25 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है GS का। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा सही है आपको बताना है। पहला कथन है कि भारतीय संविधान ने विभिन्न देशों से प्रावधान उधार लिए हैं और देश की उपयुक्तता और ज़रूरतों के अनुसार उसमें संशोधन किया है। तो बात ये आपको बिल्कुल समझ आ रही होगी, बात बिल्कुल सही है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं USA से, उसमें संविधान संशोधन भी किया गया है। दूसरा कथन है कि भारत के संविधान का जो संरचनात्मक भाग है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो वैसे आप देखोगे काउंटिंग हिसाब से तो लगभग 10 से 11 देशों से जो है संविधान के प्रोविज़न जो है विभिन्न देशों से जो है वो ग्रहण किए गए हैं भारतीय संविधान में। और ज़्यादातर जो आपको प्रोविज़न मिलेंगे वो भारत शासन अधिनियम जो आपका है 1935 है, उससे ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बात भी आपको बिल्कुल सही देखने को मिल रही है कि संविधान का जो संरचनात्मक भाग है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो दोनों की दोनों बातें जो है बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन बी सही जवाब बन जाएगा। इसी के साथ GS वाले पोर्शन 1 से लेकर 40 तक कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हिंदी की ओर। 40 से लेकर के 60, 41 से 60 यानी 20 प्रश्न आपके हिंदी के हो जाएंगे और इसी के साथ पूरा टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो हिंदी का यहाँ पर टॉप 20 यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि विलोम शब्द युग्म सुमेलित कौन सा होगा, यहाँ पर आपको बताना है। आवृत का यहाँ पर अनावृत बताया गया है, तो आवृत का विलोम अनावृत होता है, बिल्कुल सही है। आकर्ष का यहाँ पर विकर्ष बताया गया है, जो कि सही है। इसके बाद आर्द्र का यहाँ पर शीत बताया गया है, तो आर्द्र का विलोम आप जानते हो शुष्क होता है। ठीक है, तो आर्द्र का होता है शुष्क और शीत का होता है उष्ण। तो यहाँ पर आपका ये जो तीसरा है ये क्या है, गलत युग्म दिया है, क्योंकि आर्द्र का क्या होगा, शुष्क होगा, शीत का उष्ण होता है। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होगा। तो यह वाला भी आपका सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बन जाएगा, 1 2 और 4। तो 1 2 4 यहाँ पर है नहीं, आप यहाँ पर 1 3 4 कर लीजिए, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है लग रहा है। ठीक है, तो 1 3 और 4 यानी राइट आंसर आपका क्या बनेगा दोस्त, ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पर आप 3 कर लीजिए, 1 3 4। 42 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा गलत है। पहला दिया है आहार यानी अल्पाहार, तो अल्पाहार का अनाहार बताया गया है, तो आहार का होता है अनाहार। ठीक है, आहार का विलोम क्या बनता है, अनाहार। तो इसलिए यहाँ पर जो है अल्पाहार दिया है। अल्पाहार का पूर्ण आहार होता है, अल्प का पूर्ण आहार हो जाएगा, तो पूर्ण आहार हो गया। ठीक है, पूर्ण आहार हो जाएगा। तो पहला हो गया आपका गलत, सुमेलित नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आशा का विलोम निराशा होता है, आधुनिक का प्राचीन होगा, आशीर्वाद का अभिशाप होता है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन ए सही जवाब है। 43 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द आगमन का विलोम होगा, आगमन। तो वैसे आगमन का विलोम आप क्या पढ़ते हो, प्रस्थान पढ़ते हो। क्या होता है आगमन का विलोम, प्रस्थान होता है। अब आगमन का विलोम प्रस्थान तो आपके ऑप्शन में दिख नहीं रहा प्रस्थान, तो यहाँ पर गमन आगमन होगा, है ना। तो आगमन क्या हो जाएगा, विलोम गमन होगा।
तो प्रस्थान दिया होता, गमन दिया होता तो दोनों होता। प्रस्थान दिया होता तो प्रस्थान, गमन दिया है तो गमन होगा। पुनरागमन और दुरागमन, ठीक है, तो ये एक दूसरे का क्या है समझ लीजिए आप। पुनर्गमन का पर्यायवाची होगा दुरागमन, है ना। तो यहाँ पर केवल और केवल एक राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला है कि निम्नलिखित में से कितने विलोम शब्द युग्म सुमेलित हैं। आध्यात्मिक का विलोम यहाँ पर भौतिक बताया, बिल्कुल सही। इहलोक का विलोम क्या होता है, तो इहलोक का भूलोक दिया है, इहलोक का होता है परलोक, क्या होगा परलोक होता है, जबकि भूलोक का जो है वो दुलोक होता है, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पर जो है गलत दिया। ईश्वर दिया है तो ईश्वर का क्या होता है अनीश्वर होगा, ये बिल्कुल सही है। आसक्त का हो जाता है अनासक्त, तो ये आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है। आसक्त क्या क्या होगा अनासक्त होगा, तो ये वाला आपका हो जाता है गलत, क्योंकि आस्था दिया है तो आस्था का नास्था होता है, ठीक है। तो ये किसका है आस्था का नास्था होगा। तो यहाँ पर केवल और केवल आपका एक तो पहला सही है और आपका तीसरा सही है। तो 1 2 3 सही, कौन सा सही है यहाँ पर, तो 2 ऑप्शन आपकी सही दिख रहे हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदार का विलोम शब्द है। उदार, तो उदार का क्या होता है, उदार का विलोम हो जाएगा अनुदार, ऑप्शन ई राइट आंसर है। तो उदार का क्या हो जाएगा अनुदार होगा। अनौदार्य औदार्य एक दूसरे के विलोम है, ठीक है, तो ये इसकी विलोम होगा। इसके बाद क्या दिया हुआ है अनुदात्त, अनुदात्त और उदात्त होता है विलोम एक दूसरे का, उदात्त। तो राइट आंसर ऑप्शन ई सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित है। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष दिया है, बिल्कुल सही है। उग्र का विलोम यहाँ पर सौम्य दिया है, ये भी सही है। उपाय का विलोम निरुपाय दिया, ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी युग्म सुमेलित है, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। 47 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक एकांगी का विलोम शब्द होगा। एकांगी, तो एकांकी जैसे एकांकी लिखा होता है तो आप पढ़ते हो एकांकी का क्या पढ़ते हो विलोम, अनेकांकी पढ़ते हो, अनेकांकी, एकांकी का अनेकांकी या सर्वांगी पढ़ते हो। अब एकांगी का क्या हो जाएगा, एकांगी का यहाँ पर होता है सर्वांगीण का, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। ओजहीन जो विलोम होता है वो ओज का होता है, तो ओज है तो ओजहीन विलोम होगा। गंभीर का अगंभीर हो जाएगा या ओछा होता है, ठीक है, ओछा, गंभीर व्यक्ति ओछा व्यक्ति। वो यथार्थ दिया है तो यथार्थ का क्या होता है कल्पित हो जाएगा, कल्पित कह सकते हैं। कल्पित नहीं दिया है तो कृत्रिम भी होता है, अगर ऑप्शन में कल्पित न मिले तो आप कृत्रिम लगाएंगे, कृत्रिम होगा, है ना, नैसर्गिक वाला कृत्रिम, प्राकृतिक। आगे बढ़ते हैं। घटना चक्र पूर्वावलोकन हिंदी वाली घोर के पी जारी जितना कराया गया विलोम, उसी से प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे, वैसे फिर आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सुमेलित है। तो ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को, वरना गलती भी हो सकती है आपके एग्जाम में, ऐसे ही होती है। जैसे ओजस्विता लिखा हुआ है तो ओजहीन दिया हुआ है, अगर यहीं पर ता लगा दिया जाता ओजहीनता तब तो सही हो जाता, इसलिए हो गया गलत, ठीक है। तो ओजस्विता का क्या होता है ओजहीनता होता है, ओजहीन लिखा है इसलिए गलत है। ओट, तो ओट का होता है प्रकट, बिल्कुल सही है। ओखली का होता है विलोम मूसल, ओखली मूसल हो गया, ओट प्रकट हो गया। तो 2 और 3 सही जवाब बनेगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अवगत, अवगत का विलोम आपको बताना है। अवगत का विलोम क्या होगा। पहला दिया है विलग, तो विलग का होता है ओतप्रोत विलोम, ठीक है, तो ओतप्रोत का हो गया विलग। तो विलग या विहीन का विलोम क्या ओतप्रोत है। सुगत दिया है तो सुगत ही अवगत का क्या है विलोम है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। विगत दिया है तो विगत वर्ष यानी आगामी वर्ष हो जाएगा, तो आगामी लिखा हुआ है, ठीक है। तो विगत आगामी एक दूसरे के विलोम है, राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा यहाँ पर गलत है। औपचारिक का विलोम क्या होता है अनौपचारिक हो, औपचारिक क्या होगा अनौपचारिक होता है, यहाँ पर अनौपचारिकता दिया हुआ है इसलिए गलत हो गया। अवघर का सुघर होता है, बिल्कुल सही है। और औंधा का सीधा होगा, ये भी सही। उपयुक्त सभी सुमेलित युग्म सुमेलित, तो ये आपका बात ही नहीं होगी सभी का। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन ही सही जवाब बन जाएगा। अगला एक निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है औचक, औचक का विलोम है। औचक, औचक का विलोम क्या होगा दोस्त, औचक का विलोम हो जाएगा अक्षर, नियमित। तो ये दोनों के दोनों है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है, ठीक है। तो प्रश्नों की श्रृंखला, जो प्रश्नों का यहाँ पर संग्रह है बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसको कवर करते चलिए, टेस्ट जितने भी कराए जा रहे। अवहाती, अवहाती निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम है।
तो वो हाथी पूछा जाए या सधवा पूछा जाए या सुहागन पूछा जाए, ठीक है। तो सधवा पूछे या सुहागन पूछे, ये आपसे अब हाथी पूछ लें, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये आपको देखने को मिलेगा, जो वो होगा इसका विलोम क्या बन जाएगा, विधवा, ठीक है। क्या होगा, विधवा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन सी सही जवाब है, ठीक है। बाकी औचित्य का अनुचित्य होगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है। पीन और स्थूल बताया गया है। तो पीन और स्थूल एक दूसरे के क्या है, समानार्थी ही है। तो कृष का होता है ना। तो पीन या कृष पूछा जाए, पीन या स्थूल का विलोम अगर पूछा जाए तो कृष होगा, दुबला पतला। कृष्ण का विलोम शुक्ल, बिल्कुल सही है। ग्रामीण का शहरी, ये भी सही है। छली का निश्चल, ये भी सही है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ई सही जवाब है, क्योंकि कृष का विलोम स्थूल या पीन होता है। तो पीन स्थूल क्या है, विलोम नहीं जबकि समानार्थी है। अब यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न आपको देखना है और सूचिक सुमेलित करना है, ठीक है। निजी कोई कोड का सही मिलान करना है। छूत, तो सिंपल सी बात है, छूत का क्या होगा, छूत होगा जन्म का मृत्यु है, जंगली का पालतू होगा, और क्या बचा आपका, यहाँ पर नभ बचा है। नभ मतलब हो गया आपका आकाश, धरा पृथ्वी हो गई, तो नभ का धरा हो जाएगा। तो ए का क्या हुआ दोस्त, 3 हुआ, वी का 1 है, सी का 2 है और डी का आपका 4 है। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है ना। ऑप्शन ए में आपका यहाँ पर दिख रहा है। राइट आंसर ऑप्शन सही जवाब है। जाकि 5वां जो बचा है ये जल है, तो जल है तो जल का विलोम थल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। दयालु का क्या होता है, दयालु व्यक्ति है, निर्दयी व्यक्ति होगा, तो दयालु का निर्दयी हो जाएगा। धीर का क्या होगा, अधीर होगा, तो धीर का विलोम होता है अधीर। तो यहाँ पर दूसरा जो दिया है वो गलत है, क्योंकि ललित दिया है, तो ललित जो है ये कुरूप, ललित और कुरूप क्या है, एक दूसरे के विलोम होंगे। नख का विलोम सिख होता है, बिल्कुल सही है। उपर्युक्त तो सभी सुमेलित हैं, इसकी तो बातें नहीं होगी। तो कौन सा यहाँ पर युग्म सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही जवाब बन जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब है। धीर का क्या होगा, अधीर होगा, और कुरूप और ललित एक दूसरे के विलोम होते हैं। बाकी दयालु निर्दयी सिख का नख ये सही है। 56 नंबर है, निम्नलिखित में कितने विलोम शब्द युग्म सुमेलित हैं। कौन सा सुमेलित है आपको बताना है। 3 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही है, तीनों है कि एक है कि 2 है। जैसे निंदा दिया है तो निंदा करना है, तो प्रशंसा होगा विलोम, बिल्कुल सही है। परकीया दिया हुआ है, तो परकीया का क्या होता है, स्वकीया होता है, ये भी आपका सही है। दूरवर्ती, दूरवर्ती दिया है, तो दूरवर्ती का जो विलोम होता है, दूरस्थ दूरवर्ती है ना, सन्निहित, ये सब क्या है आपके समानार्थी ही है। तो इसका अगर विलोम होता तो इन दोनों का विलोम जो होता है वो आसन्न होता है, आसन्न, ठीक है। तो आसन्न का विलोम सन्निहित होगा या दूरस्थ होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा आपका ऑप्शन सही है, तो केवल 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न नंबर है 57। राग का विलोम पूछा गया है, तो राग का विलोम क्या होता है। तो राग का विलोम द्वेष होगा, राग का विलोम विराग भी होगा, और अनुराग, ठीक है। तो अनुराग पूछा जाए तो अनुराग का विलोम विराग, ठीक है। और राग का भी विलोम विराग हो सकता है। तो राग अनुराग पूछा जाए तो विराग होगा या द्वेष होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका राग का अनुराग, ये समानार्थी हो जाता है दोनों। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है, राग का विलोम द्वेष हो सकता है, विराग हो सकता है, अनुराग जो है वो समानार्थी है राग का। तो केवल और केवल यहाँ पर का ए और बी ही सही जवाब बन जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है कि निम्नलिखित में से कितने शब्द चिरंतन के विलोम शब्द हैं। चिरंतन, चिरंतन, चिरंतन मतलब शाश्वत, सदैव, है ना, स्थायी हो। तो चिरंतन यानी शाश्वत हो गया आप, तो ये समानार्थी आपके दिख रहे हैं। नस्वर, नस्वर, तो नस्वर और शाश्वत क्या हो जाते हैं, विलोम हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर आपका, नस्वर यहाँ पर आपका सही जवाब बन रहा है। स्थायी हो गया समानार्थी, शाश्वत हो गया, नस्वर क्षणिक है तो अनस्वर सदैव वाला हो गया, चिरंतन हो गया। तो यहाँ पर चिरंतन, तो यहाँ पर नस्वर हो जाएगा, ठीक है। तो नस्वर का विलोम क्या होगा दोस्त, चिरंतन हो सकता है, ऑप्शन में आपको मिल सकता है चिरंतन, या शाश्वत दिख सकता है, या आपको स्थायी दे सकता है, या अनस्वर दे सकता है, ठीक है। तो ये सभी नस्वर के विलोम होंगे। तो यहाँ पर तीसरा ही आपका सही हो रहा है, यानी केवल और केवल यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ही राइट आंसर बनेगा। तो कितने शब्द हैं विलोम, एक ही शब्द, नस्वर है केवल एक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है।
मिलन का विक्षोभ लिखा है, बिल्कुल सही है। निर्मल का मलिन होता है विलोम, ये भी सही है। भाव का विलोम तिरोभाव दिखाया गया है, तो तिरोभाव और आविर्भाव होता है। तो तिरोभाव का क्या होता है? आविर्भाव। आविर्भाव और तिरोभाव क्या है? विलोम है एक दूसरे के। आविर्भाव, ठीक है, तो आविर्भाव हो गया। भाव है तो अभाव होगा, विलोम। भाव अभाव विलोम होगा। मानव का विलोम यहाँ पर दानव लिखा है, तो ये भी आपका सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी भाव का भाव होना चाहिए, आविर्भाव का तिरोभाव होना चाहिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, तो सी आंसर राइट आंसर बन जाएगा। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? विरोध कर रहे हो तो समर्थन विलोम हो जाएगा। लोभ का, बड़ा ही लोभी व्यक्ति, नहीं संतोषी है, तो लोभ का संतोष होगा, ये भी सही है आपका। संपन्न का विलोम विपन्न, ये भी आपका सही है। विशुद्ध का विलोम होता है दूषित। विशुद्ध का क्या होता है दोस्तों? दूषित होता है। और शुद्ध का विलोम अशुद्ध होगा, तो शुद्ध का अशुद्ध होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, ये क्या है आपका? सुमेलित नहीं है, तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा। विशुद्ध का क्या होता है विलोम? दूषित होता है, और शुद्ध का अशुद्ध होता है। तो इन्हीं 60 प्रश्नों के साथ पूरा का पूरा टेस्ट नंबर दूसरा आपका कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। और ध्येय आईएएस का जो टेस्ट है, नया जो टेस्ट आने वाला है 7 अप्रैल से, है ना, संस्थान के द्वारा स्टार्ट होगा, तो उसको नया वाला कराया जाएगा ध्येय का, ठीक है। बाकी मेगा आईएएस का जो री एग्जाम के लिए नया टेस्ट चल रहा है, इसको आप कवर करते चलिए। मिनी टेस्ट, फुल लेंथ वाला टेस्ट आपको ध्येय वाला नया वाला कराया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।